रजत बेटा, मुझे अपने देश, अपने वतन वापस जाना है। मुझे यहाँ विदेश में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। नीता जी अपने बेटे रजत से एकदम गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में रुआंसी होते हुए बोली, मम्मी, ये सब बेकार की बातें मुझसे बिल्कुल भी मत किया करो। आखिर यहाँ आपको कौन सी कमी है जो भारत जाने के लिए इतनी ज्यादा उतावली हुए जा रही है? आखिर कौन से लड्डू रखे हैं वहां पर? रजत भी एकदम से उलझकर चिड़चिड़ाता हुआ अपनी माँ से बोल उठा, तुम लोग ना बिल्कुल भी नहीं समझते हो। थक जाता हूँ यार दिन भर ऑफिस में काम करते करते, और माँ घर पर आते ही आपकी बेकार की बकबक शुरू हो जाती है। रजत बेटा, मुझको यहाँ पर तुम्हारे कहे अनुसार कोई भी कमी नहीं, पर मुझे अपनी राधा चाची के पास अपने वतन वापस जाना है। मुझको लग रहा है कि अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी। नीता जी ने रुंधे स्वर में कहा, पता नहीं क्या हो गया है रजत, इनको हर समय मेरा देश मेरा वतन लगाए रहती है। सारी सुख सुविधाएं दे रखी हैं इन्हें, फिर भी एक ही बात की रट कि वापस जाना है। तभी रजत से पहले नीता जी की बहू और रजत की पत्नी जूही चिड़चिड़ाकर बोल पड़ी। बड़े मजे से जिंदगी कट रही थी नीता जी की। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ तो था, एक बेटा, वो भी पढ़ लिख कर विलायत में नौकरी हासिल कर चुका था। नीता जी के पति नरेंद्र जी भी अच्छी खासी नौकरी में थे, किसी तरह की कोई भी कमी ना थी। अपने घर के पास में रहने वाली राधा चाची को नीता जी बिल्कुल अपनी सास की तरह मानती, और वो भी नीता से बहुत अच्छा व्यवहार करती। उनके भी एक बेटा बहू थे, और दोनों ही बहुत संस्कारी और समझदार। लेकिन राधा चाची हमेशा सबसे यही कहती सुनाई पड़ जाती कि मेरी एक नहीं दो बहुएं हैं। समय के साथ रजत की शादी लायक उम्र हो जाने पर उसकी शादी कर दी नीता जी ने, उसकी ही पसंद की लड़की जूही के साथ, और राधा चाची के भी दोनों पोतों की शादी हो गई। रजत तो पत्नी को लेकर चला गया विदेश, और इत्तेफाक से जूही की नौकरी भी वहीं लग गई। अब नीता जी और उनके पति नरेंद्र जी राधा चाची के परिवार के सहारे हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। यही हुआ नीता जी और नरेंद्र जी के भी साथ। राधा चाची के यहाँ उनका पुश्तैनी इत्र का बहुत बड़ा व्यापार था, तो उनके दोनों पोते वहीं पर अपने पिता का बढ़ चढ़कर हाथ बटाते। उम्र हो जाने पर जब नरेंद्र जी नौकरी से रिटायर हो गए तो राधा चाची के पुत्र राजेश जी नरेंद्र जी से बोले, भाई साहब, आप तो जानते ही हैं कि मेरा व्यवसाय बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और आप भी सेवानिवृत्त हो गए हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो हमें लिखा पढ़ी के लिए कोई बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति चाहिए, और मेरी नजर में आपसे अच्छा तो कोई और हम लोगों को मिल ही नहीं सकता। अगर आप मुझसे सहमत हो तो अपने निर्णय से जरूर अवगत करवाइएगा, और ये एक विनम्र आग्रह है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। नरेंद्र जी ने नीता जी से विचार विमर्श किया, और नीता जी को भी इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई, तो वो भी मान गई। नरेंद्र जी भी अब उसी इत्र के व्यवसाय की सारी लिखा पढ़ी का काम देखने लगे। समय बहुत खूबसूरत तरीके से व्यतीत हो रहा था। रजत विदेश में खुश था और नीता और नरेंद्र जी यहाँ पर। लेकिन एक रोज अचानक नरेंद्र जी के सीने में थोड़ा थोड़ा सा दर्द सा उठने लगा। नीता जी को भी नरेंद्र जी को परेशान देखकर घबराहट सी होने लगी। उन्होंने रजत को भी पिता की हालत से अवगत करवाया, लेकिन विदेश से इतनी जल्दी आना कोई आसान बात तो नहीं। एक रात को अचानक दिल का दौरा पड़ जाने से नरेंद्र जी का देहांत हो गया। सब कुछ उथल पुथल हो गया। अब तो नीता जी की समझ में कुछ भी ना आए कि वो आखिर खुद को संभाले कैसे। इन परिस्थितियों से पूरी तरह से टूट सी गई वो। बेटे को विदेश से आने में बहुत ज्यादा समय लग गया। इस विकट परिस्थिति के समय में सब कुछ राधा चाची के परिवार वालों ने ही आगे बढ़कर संभाला, और जब रजत आया भी तो जूही उसके साथ में नहीं आई। बहुत ही ज्यादा बुरा लगा नीता जी को। बेटे से चिपक कर खूब फपक फपक कर रोई नीता जी। चुप भी हो जाओ नीता बेटा, आज 8 दिन से तुम लगातार रो ही तो रही हो। आंखें देखो कैसे फूल फूल कर कंचे के समान हो गई है। आखिर अब कितना रोओगी तुम? नरेंद्र की आत्मा भी दुखी हो रही होगी तुमको इतना परेशान देखकर। राधा चाची ने नीता जी को अपने कलेजे से चिपका कर चुप कराते हुए कहा, राधा चाची, आप ही बताओ कि अगर उनको इतना ही दर्द होता तो हमको छोड़कर ही क्यों जाते? एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे रहूंगी? कुछ तो सोच विचार लिया होता। इतना कहकर नीता जी फिर से राधा चाची के लिपट कर बिलख उठी। मम्मी, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी। अचानक रजत ने फरमान सुना दिया। ये क्या कह रहे हो रजत बेटा तुम? अगर नीता यहाँ नहीं रहेगी तो कहां पर जाएगी? रजत की बात सुनकर एकदम से तड़प उठी राधा चाची। दादी, अब मम्मी हमारे पास रहेंगी।
आखिर अब इनका यहाँ पर है ही कौन? रजत ने अपनी बात रखते हुए कहा। रजत बेटा, वहां विदेश में इसका मन कैसे लगेगा? ना तो ये इंग्लिश बोल पाती है और ना ही 3-5 आता है इसको। राधा चाची ने संदेह जाहिर करते हुए कहा। अरे दादी, सब सीख जाएंगी मम्मी वहां पर रहते रहते। ऐसा करिए मम्मी, आप मकान के सारे कागजात लॉकर से निकालकर मुझे दे दीजिए। मैं आज ही प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर घर का सौदा तय कर लेता हूँ, और जितनी जल्दी सब कुछ बिक जाएगा उतनी ही जल्दी हम लोग वापस चले जाएंगे। शायद यही सबसे सही निर्णय रहेगा। रजत ने अपनी बात रखते हुए कहा। नीता जी को भी यही सही लगा। सही तो कह रहा है रजत, बहू बेटे के पास रहूंगी तो मन बहला रहेगा, क्यों किसी और परिवार पर बेकार का बोझ बनना। और उन्होंने भी रजत के संग जाने के लिए हामी भर दी। राधा चाची ने उस समय बहुत ज्यादा समझाया नीता जी को। नीता, मेरी बात मानो, ऐसी गलती ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस निर्णय पर बाद में पछताओ। यहाँ हम लोग तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे तुमको। तुमने एक बार अगर वतन छोड़ दिया, खुदा ना खास्ता अगर कोई तकलीफ हो आई तो तड़प जाओगी अपने वतन आने के लिए, फिर क्या करोगी? लेकिन उस समय नीता जी की आंखों पर पुत्र मोह की जैसे पट्टी बंध गई थी और उन्होंने राधा चाची की बात को सिरे से नकार दिया। अरे राधा चाची, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरा बेटा है, भला उसके पास मुझे क्यों तकलीफ होने लगी? मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है, वो अपनी माँ को बड़े प्यार से रखेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और फिर रजत ने मकान का सौदा औने पौने दामों पर बड़ी जल्दी करवा दिया और नीता जी को अपने साथ लेकर विदेश चला गया। शुरू शुरू में तो बड़े प्यार से रखा बेटे बहू ने नीता जी को, वक्त पर खाना पीना सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे घर के सब कामों की जिम्मेदारी नीता जी के कंधों पर डाल दी गई। शुरू शुरू में तो जब जूही ऑफिस से आती थी तो नीता जी को बिठा दिया जाता और फिर रजत और जूही काम की जिम्मेदारी संभालते, क्योंकि विदेश में तो नौकर चाकर भी नहीं मिलते। लेकिन नीता जी कुछ नहीं बोलती कि चलो बेटे बहू की ही तो सेवा कर रही है, ये लोग कोई पराये थोड़ी ना है। रजत और जूही सुबह सुबह ऑफिस निकल जाते और नीता जी अकेली घर के सब कामों में जुटी रहती। अभी कोई बच्चा भी नहीं था रजत के जो नीता जी उसके साथ खेल लेती। वो बाहर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि रजत और जूही दोनों की ही सख्त मनाही थी कि आप यहाँ की भाषा और व्यवस्था कुछ नहीं जानती, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए घर के बाहर कदम मत रखिएगा। लेकिन अब नीता जी का दिल तड़पने लगा। उनको रह रहकर अपने वतन की याद सताने लगी। उन्हें राधा चाची की बहुत ही ज्यादा याद आने लग जाती। बिल्कुल सही कह रही थी राधा चाची कि जब तकलीफ में होगी तो वापस भी नहीं आ पाओगी। शुरू शुरू में तो राधा चाची से नीता जी की फोन पर बात भी करवा देता था रजत, लेकिन बाद में जब नीता जी कहती भी उन लोगों से बात करवाने के लिए तो बेटा बहू टाल जाते, क्योंकि उन्हें तो वैसे भी नीता जी का भारत प्रेम पसंद नहीं था। धीरे धीरे नीता जी मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल हो गई। अक्सर काम करते करते उनके हाथ पांव सनसनाने लग जाते। लेकिन रजत और जूही को उनकी शारीरिक व मानसिक हालत से कोई लेना देना ही नहीं था। नीता जी अक्सर अकेले में बैठकर खूब फूट फूट कर रो पड़ती। आखिर कैसी जिंदगी कर दी भगवान ने उनकी। कभी भी नहीं सोचा था कि वो सब कुछ होते हुए भी इस तरह की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएंगी। एक दिन इसी तरह काम करते करते नीता जी जूही के लिए दूध गर्म करके ले गई। उनके हाथ सनसना रहे थे, इसलिए उनके हाथ से दूध का ग्लास बिस्तर पर ही गिर गया। कोई काम ढंग से नहीं करती, दिन भर आराम के अलावा करती ही क्या है आप? फिर भी जरा से काम में आफत आ जाती है। जूही एकदम से मान मर्यादा भूलकर नीता जी पर नौकरानी जैसा बर्ताव करते हुए चिल्लाकर बोली, बेटा दिन भर तो सारे घर का काम देखती ही हो, लेकिन पता नहीं कैसे गिर गया दूध का ग्लास। तुम परेशान ना हो, मैं अभी साफ कर देती हूँ। नीता जी घबराहट के मारे कांपते हुए बोली, तो कौन सा एहसान कर देती हो हम लोगों के ऊपर? यहाँ पर बैठी बैठी मुफ्त की रोटियां भी तो तोड़ रही हैं। पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते जो मुफ्त में बैठकर रोटी खाओ। जूही नीता जी की हालत को अनदेखा करते हुए अभी भी चिल्लाकर ही बोली, हे भगवान, ये क्या कह दिया जूही ने? मेरे बच्चे की कमाई पर क्या मेरा कोई हक नहीं? क्या मैंने बेटे पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी? क्या मेरा बच्चा भी पराया हो गया जो उसने मेरे साथ इतना कुछ गलत किया? लेकिन मैंने भी तो अपना सब कुछ उसी को दे दिया, फिर भी मेरे ऊपर मुफ्त की रोटी खाने का इल्जाम। हे भगवान, अब तू मुझको उठा ले, क्योंकि अब जीने की तमन्ना बिल्कुल भी नहीं रही। विचारों का अत्यधिक झंझावात दिमाग को झकझोरने लगा और वो वहीं पर खड़ी खड़ी ही एकदम से गिर पड़ी। लेकिन अब तो जूही घबरा गई।
उसने बड़ी मुश्किल से नीता जी को जमीन पर से उठाया और वहीं पलंग पर लिटा दिया और तुरंत रजत को फोन कर दिया। अब तो रजत भी आनन फानन में घर वापस आ गया। रजत, देखो ना, अचानक क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को? जूही ने चिंतित स्वर में कहा। जूही, शायद माँ की हालत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल ले चलना पड़ेगा। आज बहुत दिनों बाद रजत ने नीता जी का चेहरा ध्यान से देखा था और उसको उस समय उसकी माँ सचमुच बहुत कमजोर लग रही थी। रजत ने फटाफट नीता जी को गाड़ी में लिटाया और अस्पताल लेकर चल पड़ा। देखिए मिस्टर, इनकी हालत काफी खराब है। आप लोग अभी तक कहाँ थे? ये तो बहुत ज्यादा एनीमिक लग रही है। इनके शरीर में खून की मात्रा काफी कम हो गई है, डॉक्टर ने चिंतित स्वर में कहा। सॉरी डॉक्टर, लेकिन हम लोग काम की आपाधापी में इतने व्यस्त रहते हैं कि इनकी ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। रजत शर्मिंदगी भरे स्वर में बोला। मिस्टर रजत, शर्म आनी चाहिए आप जैसी औलाद को जो अपने माता पिता का ध्यान तक नहीं रख पाती। डॉक्टर ने बहुत ही कड़े स्वर में रजत को डांट लगाई और रजत वहीं चुपचाप खड़ा सब सुनता रहा। सॉरी डॉक्टर, आप इस समय जो भी बताएंगे मैं वो करने को तैयार हूं, रजत ने धीरे से डरते डरते कहा। देखिए, इनको एडमिट करके सबसे पहले ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही इनका कोई ट्रीटमेंट हो पाएगा। और हाँ, एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि भविष्य में आप लोग भी पेरेंट्स बनेंगे, तब शायद ऐसी ही परिस्थितियों का आपको भी सामना करना पड़ सकता है। इतना कहकर डॉक्टर तुरंत नीता जी को ब्लड चढ़ाने का इंतजाम करने लगे। डॉक्टर की बात सुनकर रजत ने जूही की तरफ देखा, जो इस समय नजरें झुकाए खड़ी थी, क्योंकि गलतियां तो वो भी कम नहीं कर रही थी। आज रजत बहुत ही ज्यादा लज्जित था, क्योंकि वो अपनी माँ का ही ध्यान रखने में असफल हो गया था, जबकि माँ उसके साथ अपना सब कुछ दांव पर लगाकर खुशी खुशी चली आई थी। लेकिन अब वो इस गलती को बिल्कुल भी नहीं दोहराएगा। खैर, कुछ ही दिनों में नीता जी की तबीयत में काफी सुधार आ गया। अब तो रजत भी खुद आगे से आगे माँ का ख्याल रखता। धीरे धीरे जूही भी नीता जी का ख्याल रखने लगी और नीता जी फिर से उस घर में हंसी खुशी रहने लगी। समय के साथ रजत को भी ये महसूस हुआ कि वो अपनी मम्मी को भारत ले जाकर राधा चाची से जरूर मिलवाए। और उसने जब जूही से विचार विमर्श किया तो जूही को भी रजत की बात बहुत अच्छी लगी और उन दोनों ने नीता जी को सरप्राइज देने की सोची। और कुछ ही दिनों बाद वो लोग नीता जी को राधा चाची के पास लेकर आ गए। नीता जी के तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और राधा चाची भी नीता को सामने पाकर एकदम से निहाल हो गई। अब तो सब कुछ बहुत अच्छा होता चला गया। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।